ठीक है। देखो ये जो अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है RH तंत्र या RH कारक। क्या नाम है? RH तंत्र या RH कारक, जिसको RH कारक भी बोल देते हैं। ठीक है। देखो RH तंत्र या जो RH जो कारक जो होता है, इसकी जो खोज है कार्ल लैंडस्कीनर और वीनस के द्वारा की गई थी। कार्ल लैंडस्कीनर और वीनस के द्वारा की गई। दो वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्कीनर और वीनस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। देखो ये जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने बंधन का रिसर्च, कौन सा बंधन? इन दोनों वैज्ञानिकों ने रिसर्च बंधन में विशेष प्रकार का एंटीजन खोजा, जिसको बोल देते हैं RH एंटीजन। कौन सा एंटीजन? इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर जो रिसर्च बंधन है, RH जो नाम पड़ा ना, रिसर्च के आधार पर पड़ा है। इसके आधार पर रिसर्च, इसके आधार पर पड़ा है। ठीक है। यानी इन दोनों ने मिलकर जो रिसर्च जो बंधन है उसमें एक एंटीजन खोजा और उस एंटीजन को क्या नाम दिया? RH एंटीजन। क्या नाम दिया उसको? RH एंटीजन। ठीक है। जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन होता है, जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन होता है, उनको बोलते हैं RH पॉजिटिव, यानी RH धनात्मक। और जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन एब्सेंट होता है, उनको बोल देते हैं RH ऋणात्मक या RH नेगेटिव। ठीक है। RH का मतलब समझ में आया? किसका नाम है? ये एंटीजन का नाम है। और RH क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि कौन से मंकी में होता है? ये रिसर्च में होता है। ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? RH। ठीक है। और इसी RH जो एंटीजन जो होता है ना, इसी को हम RH तंत्र भी बोल देते हैं, RH कारक भी बोल देते हैं। ठीक है। जिन व्यक्तियों में RH एंटीजन रहा उसको क्या बोले? RH पॉजिटिव या RH धनात्मक। जिनमें RH जो एंटीजन एब्सेंट होता है उसको क्या बोल देते हैं? RH ऋणात्मक बोल देते हैं। ठीक है। भारत में यानी इंडिया में लगभग 93% जो लोग होते हैं RH पॉजिटिव हैं और 7% जो लोग हैं RH नेगेटिव है। ठीक है। अब जो ब्लड को हम किसी को डोनेट करते हैं या लेते हैं, उस समय RH का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है RH नेगेटिव, ठीक है, और इसको ब्लड दिया गया RH पॉजिटिव। कोई व्यक्ति है RH ऋणात्मक है और इसको जो ब्लड दिया गया था वो कैसा है? RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव। जो RH ऋणात्मक जो व्यक्ति RH पॉजिटिव जो ब्लड लेता है, तो जो ब्लड ले रहा है उस व्यक्ति में RH एंटीबॉडी बन जाती है। कौन सी? RH एंटीबॉडी बन जाती है, जिसके कारण रक्ताणु का लयन हो जाता है, यानी RBC टूटने लग जाती है। क्या होता है? RBC टूटने लग जाती है। इसे आइसोइम्यूनाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोइम्यूनाइजेशन, आइसोइम्यूनाइजेशन बोल देते हैं। यानी कहने का मतलब होता है जो ब्लड दिया जाता है उस समय RH को भी देखा जाता है, सेम होना चाहिए। जैसे RH नेगेटिव है तो जो दे रहा जो ब्लड सामने है वो भी कैसा होना चाहिए? RH नेगेटिव होना चाहिए, यानी RH पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। यानी देखो RH का ब्लड लेते हैं और जब डोनेट करते हैं तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि RH नेगेटिव कोई व्यक्ति है उसको ब्लड कौन सा दिया गया? RH पॉजिटिव। तो जो ब्लड जो व्यक्ति ले रहा है उसमें क्या बनने लग जाती हैं? RH एंटीबॉडी। क्या बनने लग जाती हैं? RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी के कारण जो RBC है वो टूटने लग जाती हैं। क्या होती हैं? टूटने लग जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं? आइसोइम्यूनाइजेशन। जब गलत दे दिया तो RBC टूटेंगी, उसमें पहले से रक्त की कमी है तो रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यदि कोई माता है वो RH नेगेटिव है। कैसी है? RH नेगेटिव है। यदि कोई माता RH नेगेटिव है और उसके गर्भ में विकसित हो रहा जो शिशु है वो कैसा? RH पॉजिटिव है। ठीक है। यानी माता तो कैसी है? RH नेगेटिव, और उसके गर्भ में जो शिशु विकसित हो रहा है वो कैसा है? RH पॉजिटिव। तो क्या होता है कि जो RH जो नेगेटिव जो माता है, देखो
ये RH नेगेटिव मदर है, ठीक है, और इसके जो गर्भ में विकसित हो रहा शिशु कैसा है, RH पॉजिटिव है। तो क्या होता है, शिशु के रक्त से RH जो एंटीजन जो होंगे पॉजिटिव एंटीजन, तो शिशु के रक्त से क्या होगा, RH जो एंटीजन जो होता है वो माता के रक्त में चला जाएगा। किसके रक्त में चला जाएगा, शिशु से माता के रक्त में चला जाएगा, और माता के रक्त में RH एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाएगा वो, RH एंटीबॉडी बनाएगा। ये जो RH एंटीबॉडी होती है ना, प्रथम बार जो शिशु उत्पन्न होता है उसके लिए हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि जब RH पहली बार जो RH एंटीबॉडी बनती है ना, कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में रहती है, ठीक है, यानी प्रथम बार कोई शिशु उत्पन्न हो रहा है उसके लिए RH एंटीबॉडी हानिकारक नहीं होती है। लेकिन माता जब दोबारा से गर्भ धारण करती है तो माता के रक्त में उपस्थित RH जो एंटीजन एंटीबॉडी होती है, माता के रक्त में क्या होती है, RH, तो माता के रक्त में क्या होगा, RH एंटीबॉडी होती है, वो शिशु के रक्त में चली जाती है। कहाँ पे चली जाएगी, शिशु के रक्त में चली जाएगी। और जब शिशु के रक्त में RH एंटीबॉडी जाती तो क्या टूटने लगती है, अरे RBC टूटने लगेगी। इससे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। कौन सा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग हो जाता है, ठीक है। यानी जब माता के रक्त से RH एंटीबॉडी शिशु के रक्त में चली जाती है, शिशु के रक्त में चली जाती है, तो शिशु की क्या RBC टूटने लग जाती है। इसे कौन सा रोग बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग बोलते हैं। और इस रोग से पीड़ित जो शिशु होता है उसको रिसस शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसस शिशु बोलते हैं। इस रोग के कारण क्या होता है कि जो प्रसव है वो समाप्ति से पहले हो जाता है, और जो शिशु जो उत्पन्न हो रहा है उसमें रक्त की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया हो जाता है, ठीक है। इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति जो शिशु, इस रोग के कारण क्या होगा, अरे प्रसव समय से पहले हो जाता है, और शिशु में रक्त की जब RBC टूट जाती है तो रक्त की कमी हो जाएगी, यानी एनीमिया हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए क्या किया जाता है, शिशु को RH नेगेटिव एंटीबॉडी इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाते हैं। पहले तो ये इंजेक्शन थे नहीं, RH नेगेटिव एंटीबॉडी इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शिशु पैदा हो गया, वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से पीड़ित है, तो उसमें खून की कमी आ जाएगी। उसकी आपूर्ति के लिए आजकल इंजेक्शन बन गए RH नेगेटिव एंटीबॉडी इंट्रावेनस इंजेक्शन। ठीक है, तो कौन से इंजेक्शन दे दी जाती है, ये इंजेक्शन जब दे दिए जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जो शिशु जो रोगग्रस्त होता है उसमें RBC तेजी से बनने लग जाती है, जिससे खून की कमी नहीं हो पाती। पहले क्या होता है कि आप में जब RH नेगेटिव एंटीबॉडी इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं थे, तो उस समय ये होता था किसी की एक संतान पैदा हो गई और उसके बाद आने वाली जो संतान है तो मर जाती थी, ठीक है, तो किसी देवी का प्रकोप मान लिया जाता था या कोई और कुछ मान लिया जाता था। कई देखते हैं कि भी उसके पहले एक ही संतान, उसके बाद जो संतानें पैदा हो रही है मरती जा रही है। किसके कारण होता है कि माता का जो ब्लड तो कैसा हो गया, RH नेगेटिव है, और जो शिशु है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसके शरीर में RH एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाएगी, जो शिशु में आ जाएंगी। इससे क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्ट यानी RBC टूटेगी। कौन सा रोग, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाएगा। जब RBC टूटने लग जाती हैं तो खून की कमी हो जाएगी, उसको एनीमिया भी बोल देता है। बचने के लिए क्या किया जाएगा, RH नेगेटिव एंटीबॉडी इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखो जो RH, देखो दो साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर और दूसरा कौन सा, वीनस। इन्होंने रिसर्च जो बंदर है उसमें एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की, ठीक है, और उस एंटीजन को क्या नाम दिया, RH एंटीजन। क्या नाम दिया, RH। जो एंटीजन में RH जो शब्द है वो रीसस बंदर से है। कहाँ से है वो, रीसस बंदर, और इसी को हम RH कारक भी बोल देते हैं।
RH तंत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि भाई जिन व्यक्तियों में RH यानी एंटीजन होता है उसको क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव या RH धनात्मक, और जिनमें RH एंटीजन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, RH ऋणात्मक बोलेंगे, ठीक है। भारत में ऐसा माना जाता है लगभग 93% जो लोग हैं वो कैसे RH पॉजिटिव है, और 7% जो लोग हैं वो RH नेगेटिव है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति है कैसा RH नेगेटिव है, कोई व्यक्ति कैसा है RH नेगेटिव, और वो हमें उसको ब्लड कौन सा चढ़ा दिया है, RH पॉजिटिव, तो जो ब्लड जो ले रहा है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के ब्लड में RH एंटीबॉडी बनने लग जाती है, और इस RH एंटीबॉडी के कारण क्या होगा, RBC टूटने लग जाती हैं, जिसको आइसो इम्यूनाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इसी प्रकार इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया वो एग्जाम्पल क्या है कि यदि RH नेगेटिव कोई माता है, उसके गर्भ में कोई शिशु विकसित हो रहा है, वो कैसा है, RH पॉजिटिव, तो शिशु के रक्त से RH जो एंटीजन है वो चले गए किसमें, माता के ब्लड में, वहाँ पे बना देते हैं RH एंटीबॉडी बना देते हैं। पर ये RH एंटीबॉडी जो होती है ना, वो प्रथम बार विकसित हुए शिशु के लिए हानिकारक नहीं होती, लेकिन माता जब पुनः गर्भ धारण करती है ना, तो माता के रक्त में जो RH एंटीबॉडी जो होती है ना, वो दोबारा से जो शिशु उत्पन्न हो रहा है उसके रक्त में चली जाएगी, और उस शिशु में क्या होगा, RBC टूटने लग जाएगी, इसको बोल देते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, और ऐसे जिस शिशु को क्या बोलेंगे, रिसस शिशु, क्या बोलेंगे, रिसस। जब RBC टूटने लग जाएगी तो खून की कमी भी हो जाती है, एनीमिया भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस रोग के कारण होता क्या है कि जो प्रसव जो होता है वो क्या हो जाएगा, समय से पूर्व हो जाएगा, ठीक है। इस रोग से बचने के लिए क्या क्या शिशु को ये RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। यानी ये तो क्या था, RH तंत्र। अरे यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ, देखो जब माता RH पॉजिटिव है और शिशु RH नेगेटिव, देखो RH नेगेटिव का मतलब होगा उसमें एंटीजन है ही नहीं, तो उस तरह आप उल्टा बता रहे, माता तो RH पॉजिटिव बता रहे हो आप, ठीक है, और शिशु RH नेगेटिव। RH नेगेटिव का मतलब उसके शरीर में RH एंटीजन है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मल जो संततियां होती हैं, नॉर्मल प्रोजन होती है, उनमें ये होता है, यानी उसके जो बेबी जो होता है, जो शिशु होता है, उसमें RH नेगेटिव होता है, यानी RH एंटीजन होगा ही नहीं। RH नेगेटिव का मतलब क्या, एंटीजन एब्सेंट है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मल संतानों में ऐसा होता है, वो एक अलग कंडीशन, ठीक है। हाँ फरमाओ। माता नेगेटिव हो तो उसको फर्क नहीं पड़ता, किसका, RH नेगेटिव हो। हाँ, माता के शरीर में नहीं है RH एंटीजन, लेकिन उसका जो शिशु है उसमें है RH, जो उस शिशु के उसमें माता के, देखो शिशु तो क्या है, माता क्या है, अरे कौन सी कंडीशन बताया, माता RH नेगेटिव है माता, वो तो मैंने बता ही दी, RH नेगेटिव है, लेकिन शिशु के रक्त में RH एंटीजन है, शिशु वाला RH एंटीजन जब माता के रक्त उसमें एंटीबॉडी बना देगा, ये है। और वो एंटीबॉडी पहले वाले शिशु में तो नहीं जाएगी, इसका जब दोबारा गर्भ उस समय सक्रिय हो जाएगी, तो जो दूसरा होगा शिशु उसमें ये मतलब RBC चला जाएगा, एंटीबॉडी RBC टूटने लग जाएगी, कोई कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है, हाँ फरमाओ आप भी, देखो कितनी अच्छा दिन आज का। अरे हाँ क्या कह रहा है, देखो ये जो अभी तक जो खोजा गया है, ऐसा माना जाता है अभी तक जो खोजा गया है मनुष्य में भी होता है, और जो बंदर की कुछ स्पीसीज में होता है, मनुष्य और बंदर की, यानी प्राइमेट्स में, कौन किस में, ये प्राइमेट्स में, बाकी में इसकी संभावना भी थोड़ा कम है, ठीक है। यानी ये तो क्या था, RH एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का।
देखो रक्त का, देखो चोट लगने पर क्या होता है कि रक्त यानी रक्त वाहिनियों से बाहर निकलकर, चोट लगने पर क्या होता है, रक्त जो होता है वो रक्त वाहिनियों से बाहर निकलकर एक जेली जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का। अब ये जो रक्त का जो थक्का जो होता है वो 3 स्टेप्स में बनता है, उन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तो यानी जो ब्लड क्लॉट कैसे होता, रक्त का थक्का कैसे बनता है उसके बारे में बात करें। 3 चरणों में होता है रक्त का थक्का। कितने चरणों में बनता है? 3 चरणों में होता है। पहले जो स्टेप में हम बात करें, देखो इस चरण में क्या होता है, उत्तक, देखो उत्तक से, देखो जब चोट लगती है तो उत्तक से तो उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्री होता है और केशिका रुधिर सबसे सूक्ष्म नलिका, सबसे सूक्ष्म रुधिर वाहिनी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? केशिका। सबसे सूक्ष्म रुधिर वाहिनी को क्या बोलेंगे? केशिका। उसमें क्या होता है? रुधिर भरा होता है। रुधिर में भी क्या होती है? पट्टिकाएं। पट्टिकाएं का दूसरा नाम क्या होगा? क्या होता है? पट्टिकाओं का प्लेटलेट्स, ठीक है। यानी केशिका रुधिर से क्या मुक्त होता है? रुधिर पट्टिकाओं के जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये टूटकर क्या फ्री कर देती हैं? प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो
उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयनों और स्कंदन कारक 7 वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं उनको बोलते हैं स्कंदन कारक। क्या बोलते हैं उनको? स्कंदन कारक। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तो 7 काम में आता है और एक 10 काम में आता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे कि जब चोट लगती है तो जो टिश्यू होते हैं उनसे तो क्या है, उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्री होती है और केशिका में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो टूटकर क्या बना देती हैं, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देती, बन गई। उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन है स्कंदन कारक 7 और कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन बनाती है। इसी प्रकार जो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन ये भी क्या, कैल्शियम आयनों और स्कंदन कारक 10 इसकी उपस्थिति में क्या बना देती हैं, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनाएंगे ये? प्रोथ्रोम्बिन। यानी पहले स्टेप में क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा जो स्टेप है, इस स्टेप में क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम की उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बना देता है? थ्रोम्बिन बना देता है। यानी यहाँ दूसरे चरण में क्या बन गया, थ्रोम्बिन। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो एग्लैंसिल फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन जो होती है वो थ्रोम्बिन के साथ जुड़ेगी। एग्लैंसिल फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन हो किसके साथ जुड़ेगी, थ्रोम्बिन के साथ। और क्या बना लेगी, एग्लैंसिल फाइब्रिन। कौन सी प्रोटीन बना लेगी, एग्लैंसिल फाइब्रिन। ये एग्लैंसिल फाइब्रिन जो प्रोटीन है वो कैल्शियम आयन और फाइब्रिन स्थायी कारक, ये पदार्थ के नाम है फाइब्रिन स्थायी कारक, इनके साथ जुड़कर क्या बना लेगी, एग्लैंसिल फाइब्रिन तंतु। और एग्लैंसिल फाइब्रिन तंतु जो है वो क्या बना देते हैं, रक्त का थक्का बना देते हैं। ठीक है, यानी पहला जो स्टेप है उसमें तो क्या हुआ, उत्तक टूटेगा चोट लगने पर और क्या बन जाएगी, उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो कैपिलरीज होती हैं, टेस्टिकाएं होती हैं, उनसे जो प्लेटलेट्स हैं वो टूटेंगे और क्या बना देंगे, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या, कैल्शियम आयन स्कंदन कारक 10 की उपस्थिति क्या बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन। स्कंदन उत्तक थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कैल्शियम आयन स्कंदन कारक 7 की प्रेजेंस में क्या बना लेगी, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरे स्टेप में क्या हो, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन। तीसरे में एग्लैंसिल फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वो थ्रोम्बिन के साथ जुड़कर एग्लैंसिल फाइब्रिन बना लेती है। क्या बना लेती है, एग्लैंसिल फाइब्रिन। ये कैल्शियम आयनों और फाइब्रिन स्थायी कारक जो पदार्थ होता है उसके साथ जुड़ेगा और एग्लैंसिल फाइब्रिन तंतु, एग्लैंसिल फाइब्रिन तंतु क्या बना देते हैं, रक्त का थक्का बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ये रक्त का